ठीक है, तो अब हम विदेश में जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। फैसिनेटिंग मतलब इसलिए है क्योंकि जब हम जैन धर्म के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एकदम भारत की तस्वीर आती है ना? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा धर्म जो अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से इतना जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इसकी मौजूदगी तो दुनिया भर में है और काफी मजबूत है। ये थोड़ा हैरान करता है, पर ये एक आम धारणा है। हाँ, हम अक्सर इसे सिर्फ भारत के चश्मे से ही देखते हैं, जबकि इसकी वैश्विक कहानी उतनी पुरानी है जितना ये धर्म खुद। और ये कहानी वाकई में बहुत पुरानी है। मतलब सोर्सेज में कमाल की बात लिखी है कि ये कोई आज की या 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। ग्रीक जियोग्राफर स्ट्रेबो ने 2500 साल पहले ईसा पूर्व में भारत में जैन साधुओं का जिक्र किया था। हाँ, और ये स्ट्रैबो वाला पॉइंट सिर्फ एक एक तारीख नहीं है, ये बहुत कुछ कहता है। क्या मतलब? जरा सोचिए, एक ग्रीक विद्वान जो दुनिया का नक्शा बना रहा है, वो भारत के बारे में लिखते हुए जैन दर्शन को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। सही बात है। इसका मतलब ये है कि जैन धर्म उस प्राचीन काल में भी सिर्फ कोई स्थानीय परंपरा नहीं था। उसका प्रभाव, उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस थी, वो इतनी दमदार थी कि वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स और थिंकर्स का ध्यान खींच रही थी। तो वो बस एक और धर्म नहीं था, बल्कि एक विचार था जो बाहर के लोगों को भी अपनी तरफ खींच रहा था। एग्जैक्टली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इस प्राचीन पहचान से निकलकर आज के डायस्पोरा पर आते हैं। सोर्सेज में सबसे पहले जिक्र पूर्वी अफ्रीका का है, जहां जैन व्यापारिक परिवार दशकों पहले जाकर बस गए। ये कैसे शुरू हुआ? क्या ये वैसा ही था जैसे उस दौर में बहुत से भारतीय काम के लिए बाहर जा रहे थे? हाँ, शुरुआत में ये उसी बड़ी लहर का हिस्सा था। आप देखिए, 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश राज के दौरान गुजरात से बहुत से लोग, खासकर व्यापारी समुदाय, खासकर व्यापारी समुदाय बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में केन्या, युगांडा, तंजानिया जैसे पूर्वी अफ्रीकी देशों में गए। ओके। और जैन समुदाय, जो व्यापार में हमेशा से माहिर रहा है, वो इस मौके को पहचानने में आगे था। उन्होंने वहां जाके छोटी छोटी दुकानें खोली, ट्रेडिंग बिजनेसेस शुरू किए। तो ये एक क्लासिक इकोनॉमिक माइग्रेशन थी। लेकिन फिर सोर्सेज में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, ग्रेट इन्फ्लक्स। मतलब एक बड़ी और अचानक आई लहर जो पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन की तरफ गई। ये शब्द किसी सामान्य बिजनेस माइग्रेशन जैसा तो नहीं लगता? नहीं लगता। इसमें एक अर्जेंसी है, एक संकट की बू आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वो नाटकीय घटना थी युगांडा में तानाशाह ईदी अमीन का शासन। हाँ, 1970s की बात। जी, 1972 में ईदी अमीन ने एक फरमान जारी किया कि युगांडा में रहने वाले सभी दक्षिण एशियाई लोगों को सिर्फ 90 दिनों के अंदर देश छोड़कर जाना होगा। 90 दिन मतलब पीढ़ियों से जो कारोबार, जो घर बनाया, वो सब छोड़कर। ये तो सब कुछ, ये लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। ये फोर्स्ड माइग्रेशन थी। मतलब कोई चॉइस नहीं थी। कोई चॉइस नहीं, एक मानवीय त्रासदी। कई जैन परिवार जो वहां 2-3 पीढ़ियों से रह रहे थे, जो युगांडा को ही अपना घर मानते थे, वो रातों रात शरणार्थी बन गए। और उनके पास तो शायद भारतीय पासपोर्ट भी नहीं होगा। बहुतों के पास ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पासपोर्ट थे, तो वो ब्रिटेन पहुंचे, लेकिन पहुंचे खाली हाथ। वहां उन्हें शून्य से, एब्सोल्युटली जीरो से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ी। तो ये कहानी सिर्फ प्रवास की नहीं है। नहीं, ये एक समुदाय के बिखरने, उसके संघर्ष और फिर राख से उठ खड़े होने की, यानी रेजिलियंस की भी है। अफ्रीका की कहानी तो जबरदस्ती और संघर्ष की है, पर हमारे सोर्सेज एक बिल्कुल अलग तरह के माइग्रेशन की तरफ भी इशारा करते हैं। हाँ। जो किसी हुनर पर आधारित था, और वो भी जापान जैसी थोड़ी अनएक्सपेक्टेड जगह पर। कोबे शहर में हीरे का व्यापार, ये कैसे हुआ? हाँ, और ये जैन समुदाय की एक और खासियत दिखाता है। ये खास तौर पर गुजरात के पालनपुरी जैनों की कहानी है। पालनपुरी जैन? हाँ, इन्होंने हीरे के कारोबार में, डायमंड ट्रेड में दुनिया भर में अपनी धाक जमाई है। ये कटिंग, पॉलिशिंग से लेकर ट्रेडिंग तक इस इंडस्ट्री के हर पहलू के विशेषज्ञ हैं। अच्छा। तो ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक समुदाय अपने एक खास हुनर, अपने भरोसे पर टिके बिजनेस नेटवर्क और अपनी कारोबारी समझ को लेकर दुनिया के किसी भी कोने में अपनी जगह बना सकता है। और उन्होंने जापान को ही क्यों चुना? जापान उस समय एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बनकर उभर रहा था, तो कोबे शहर उनके लिए एक बड़ा सेंटर बन गया। ये माइग्रेशन भी अवसर की तलाश में था, पर ये एक बहुत ही निच और स्किल बेस्ड माइग्रेशन था। कमाल है। मतलब एक ही समुदाय, लेकिन प्रवास की वजहें कितनी अलग अलग हैं। एक जगह मजबूरी में और दूसरी जगह एक खास हुनर की वजह से। बिल्कुल।
अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, जो शायद आज जैन डायस्पोरा का सबसे बड़ा केंद्र है। हाँ बिल्कुल। सोर्सेज इसे अमेरिका के 1965 के एक इमिग्रेशन कानून और सिविल राइट्स मूवमेंट से जोड़ते हैं। सतह पर तो मतलब इन दोनों का कोई सीधा कनेक्शन नहीं दिखता, लेकिन कनेक्शन बहुत गहरा है और इसने अमेरिका का चेहरा ही बदल दिया। देखिए, 1965 से पहले अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत भेदभावपूर्ण थी। अच्छा। एक कोटा सिस्टम था जो उत्तरी और पश्चिमी यूरोप के गोरों को प्राथमिकता देता था। एशिया और अफ्रीका के लोगों के लिए वहां जाकर बसना लगभग नामुमकिन था। तो मतलब अमेरिका की एक तरह से वाइट्स प्रेफर्ड पॉलिसी थी 60s तक? बिल्कुल, आप कह सकते हैं। और सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोग कर रहे थे, उसने अमेरिका के अंदर समानता और नस्लीय न्याय के लिए एक ऐसी जबरदस्त नैतिक लहर पैदा की कि इस तरह के भेदभावपूर्ण कानूनों को बनाए रखना शर्मनाक हो गया। उस आंदोलन के दबाव ने एक ऐसा पॉलिटिकल माहौल बनाया जहां 1965 का इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट पास हुआ। और उस एक्ट ने क्या बदला? उस कानून ने नस्ल पर आधारित कोटा सिस्टम खत्म कर दिया और दरवाजे खोले स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए। अच्छा, तो मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के संघर्ष का एक अनचाहा लेकिन बड़ा फायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को मिला। ये कनेक्शन तो ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। यही तो हिस्टोरिकल बटरफ्लाई इफेक्ट है। इस कानून के पास होते ही भारत से डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर्स, इनकी एक पूरी पीढ़ी अमेरिका पहुंची। और उनमें बहुत से जैन परिवार भी थे। बिल्कुल। और ये प्रवास अफ्रीका वाले व्यापार आधारित प्रवास या जापान वाले स्किल आधारित प्रवास से बिल्कुल अलग था। ये प्रोफेशनल माइग्रेशन था। ये वो लोग थे जो अपनी शिक्षा और कौशल के दम पर अमेरिकन ड्रीम को जीने आए थे। और शायद इसी ने अमेरिका में जैन समुदाय की आज की छवि तय की है। एग्जैक्टली, जो वहां के सबसे पढ़े लिखे और सफल समुदायों में से एक माना जाता है। तो जब ये सब लोग, ये डॉक्टर्स, ये इंजीनियर्स एक बिल्कुल नए देश, एक नए माहौल में पहुंचे, तो उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को जिंदा कैसे रखा? सोर्सेज में मंदिरों और संगठनों के निर्माण का जिक्र है, जैसे JANA। लेकिन विदेश में एक मंदिर बनाने का मतलब सिर्फ एक पूजा की जगह बनाना तो नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। विदेश में एक मंदिर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ना नहीं है। वो अपनी संस्कृति की जड़ों को एक नई जमीन में रोपने जैसा है। वो एक कल्चरल एंकर बन जाता है। कल्चरल एंकर? हाँ, वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर होता है, जहां दिवाली और पर्युषण जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, जहां वीकेंड पर बच्चे अपनी भाषा और धर्म के संस्कार सीखते हैं, जहां शायद शादी ब्याह भी होते होंगे। हाँ, शादी ब्याह होते हैं, जहां लोगों को अपने जैसा महसूस होता है, एक अपनेपन का एहसास। और मैं सोच सकती हूँ कि जो बच्चे वहां पैदा हुए, उनके लिए तो ये और भी जरूरी होता होगा। उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने का यही एक जरिया है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। और यहीं पर जैना यानी फेडरेशन ऑफ जैन एसोसिएशंस इन नॉर्थ अमेरिका जैसे संगठनों का रोल आता है। तो JNN ने क्या किया? जब अलग अलग शहरों में छोटे छोटे जैन समुदाय बस गए, तो JAINA ने उन सबको एक छाते के नीचे लाकर एक कलेक्टिव वॉइस दी। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम शायद अगली पीढ़ी के लिए था। मतलब? जो बच्चे वहां बड़े हो रहे थे, जो ना पूरी तरह भारतीय थे ना पूरी तरह अमेरिकी, JAINA ने उन्हें एक थर्ड स्पेस दिया। थर्ड स्पेस? हाँ, एक ऐसी जगह जहां वे अपनी इस हाइब्रिड आइडेंटिटी के साथ सहज हो सकते थे। ये सिर्फ पहचान बचाने के लिए नहीं था, ये भविष्य के लिए था। ये तो बहुत गहरी और सोची समझी स्ट्रैटेजी लगती है। बिल्कुल। चलिए अब सोर्सेस के आखिरी बिंदु पर आते हैं, जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट है कि जैन धर्म की विचारधारा खासकर पश्चिम में पर्यावरण एक्टिविज्म से कैसे जुड़ रही है। ये आज के समय में जैन धर्म की सबसे बड़ी ग्लोबल अपील में से एक है। इसकी वजह है जैन धर्म के 3 मूल सिद्धांत, जो आज की दुनिया की बड़ी समस्याओं का जवाब देते हुए लगते हैं। कौन से सिद्धांत है ये? पहला और सबसे मशहूर है अहिंसा। अहिंसा, नॉन वायलेंस। हाँ। पर जैन धर्म में अहिंसा सिर्फ इंसानों की हत्या न करने तक सीमित नहीं है। हाँ। ये हर जीवित प्राणी के प्रति करुणा है। इंसान, जानवर, कीड़े, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी। हर जीवित प्राणी। हर जीवित प्राणी। ये जो रैडिकल नॉन वायलेंस का विचार है, ये सीधे सीधे आज के वीगनिज्म, एनिमल राइट्स और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के आंदोलनों से जुड़ता है। पश्चिम में बहुत से नॉन जैन्स भी इन आंदोलनों के लिए दार्शनिक आधार जैन धर्म में खोज रहे हैं। तो मतलब आज की जो पूरी वीगन और एनिमल राइट्स की लहर है, जैन धर्म तो हजारों साल पहले से ये बात कह रहा था। वो तो ओरिजिनल ट्रेंड सेटर थे। हाँ, आप कह सकती हैं। दूसरा सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेसिवनेस।
एग्जैक्टली जरूरत से ज्यादा चीजों को जमा ना करना। आज की दुनिया जो कंज्यूमरिज्म पर चल रही है, जहां हमें हर दिन कुछ नया खरीदने के लिए उकसाया जाता है, ये विचार उसके ठीक उल्टा है। ये तो आज की मरी कोंडो वाली मिनिमलिस्ट फिलॉसफी है, लेस इज मोर। बिल्कुल, ये हमें पृथ्वी के संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करने की सीख देता है, जो सस्टेनेबल लिविंग का मूल मंत्र है। और तीसरा है अनेकांतवाद, यानी ये मानना कि सत्य के कई पहलू होते हैं और कोई भी एक नजरिया अपने आप में पूरा सच नहीं होता। ये तो आज के जमाने में बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। आज की पोलराइज्ड दुनिया में, जहां ट्विटर पर हर कोई अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानकर लड़ रहा है, ये विचार एक ताजी हवा के झोंके जैसा है। ये हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और संवाद करने की प्रेरणा देता है। इन्हीं वजहों से पश्चिम में बहुत से लोग जो जैन नहीं हैं, वो भी इन सिद्धांतों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें इसमें आज की दुनिया की समस्याओं का समाधान दिखता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को देखें, तो एक प्राचीन भारतीय धर्म ने व्यापार, राजनीतिक संकट, विशेष हुनर और प्रोफेशनल अवसरों के पंखों पर बैठकर दुनिया भर का सफर तय किया है। अफ्रीका के कारोबारियों से लेकर युगांडा के शरणार्थियों तक, और जापान के डायमंड एक्सपर्ट से लेकर अमेरिका के डॉक्टर्स और इंजीनियर तक, एक ही समुदाय की कितनी अलग अलग कहानियां हैं। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर नई जगह पर, हर नई चुनौती के बीच इस समुदाय ने अपनी मूल पहचान को बनाए रखने और उसे नई पीढ़ी के लिए रेलेवेंट बनाने के तरीके खोज निकाले। तो ये सिर्फ प्रवास की कहानी नहीं है। नहीं, ये प्रवास और पहचान के बीच संतुलन साधने की एक असाधारण कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम विदेशों में भारतीय भाषाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये आंकड़ा ही दिमाग चकरा देता है कि भारत में 780 भाषाएं हैं। मतलब दुनिया में सिर्फ पापुआ न्यू गिनी ही हमसे आगे है, जहां 839 भाषाएं हैं। ये तो अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल, और ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ये सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर ही नहीं रही। इसका प्रभाव, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। और इसकी शुरुआत होती है संस्कृत से। हाँ, सोर्सेज में संस्कृत के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि ये सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। ये सुनने में कितना बड़ा स्टेटमेंट लगता है। ये एक गहरा कनेक्शन है, लेकिन अगर हम पूरब की ओर देखें तो इसका प्रभाव और भी साफ और सीधा दिखाई देता है। चीन से शुरू करते हैं। हजारों संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। ये सिर्फ कुछ किताबें नहीं थी, ये ज्ञान का पूरा ट्रांसफर था। और तिब्बत का जिक्र भी है। वहां तो कहानी और भी दिलचस्प है। किसी थॉनमी संभोट ने पाणिनि के व्याकरण पर आधारित तिब्बती व्याकरण लिखा। मतलब वो सिर्फ कंटेंट नहीं ले रहे थे, वो भाषा के स्ट्रक्चर को, उसके पूरे सिस्टम को अपना रहे थे। और सिर्फ व्याकरण ही नहीं, 9600 संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती में अनुवाद हुआ। आप जरा संख्या सोचिए, 9600। ये एक पूरी की पूरी डिजिटल लाइब्रेरी के बराबर है, वो भी उस जमाने में। कमाल है। अच्छा, जापान के बारे में क्या? वहां भी संस्कृत का कुछ रोल था? जापान में संस्कृत को एक पवित्र भाषा का दर्जा दिया गया। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। सोर्स बताता है कि आज भी जापानी विद्वानों में संस्कृत सीखने की एक गहरी इच्छा है। ये एक लिविंग कनेक्शन है जो आज तक कायम है। चलिए अब थोड़ा और दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय भाषाओं ने एक पूरी कल्चरल आइडेंटिटी ही गढ़ दी। बिल्कुल सही कहा आपने। थाईलैंड को ही देख लीजिए। वहां के पुराने साम्राज्यों के नाम देखिए। द्वारावती, श्री विजय, सुखोदय, अयोध्या, ये सब के सब शुद्ध संस्कृत नाम हैं। अरे हाँ, और शहरों के नाम भी प्राचीन पुरी, सिंघापुरी। पुरी और सिंह जैसे शब्द सुनकर तो लगता ही नहीं कि हम भारत से बाहर की बात कर रहे हैं। ये तो अपने किसी शहर जैसा ही लगता है। यही तो लिंग्विस्टिक फुटप्रिंट है। अब कंबोडिया को देखिए। वहां 14वीं शताब्दी तक प्रशासन की भाषा संस्कृत थी। इसका मतलब समझिए, राजकाज के सारे काम, कानून, आदेश सब कुछ संस्कृत में होता था। ये पावर स्ट्रक्चर की भाषा थी। वाओ! और मलेशिया? वहां का जिक्र भी काफी यूनिक है। ब्रह्मी लिपि और पुरानी तमिल जैसी स्क्रिप्ट मिली है। जी, मलेशिया की जो प्राचीन लिपि थी वो ब्राह्मी का ही एक रूप थी। केदाह में बौद्ध ग्रंथों की जो गोलियां मिली हैं, उनकी लिपि पुरानी तमिल से मिलती जुलती है। और उनकी भाषा में आज भी कई संस्कृत शब्द मौजूद हैं, जैसे स्वर्ग, रस, गुण, दंड, मंत्री, लक्ष्य। मंत्री शब्द तो आज भी हम वैसे का वैसा इस्तेमाल करते हैं।
ये कितना फैसिनेटिंग है कि हजारों किलोमीटर दूर एक देश में पॉलिटिकल वोकैबुलरी का एक शब्द बिल्कुल सेम है। और ये प्रभाव सिर्फ प्रशासन या साहित्य तक नहीं है, ये लोगों की डेली लाइफ और रिचुअल्स का भी हिस्सा है। जैसे इंडोनेशिया में आज भी पूजा के समय संस्कृत के श्लोक या भजन गाए जाते हैं। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति की वाहक भी है। ठीक है, तो संस्कृत का प्रभाव तो जबरदस्त है, पर क्या दूसरी भारतीय भाषाओं ने भी भारत के बाहर अपनी पहचान बनाई? हाँ बिल्कुल, सोर्स में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे कि बांग्ला भाषा, जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है। और तमिल? ये तो श्रीलंका और सिंगापुर दोनों देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सिंगापुर जैसे मॉडर्न और ग्लोबल हब में एक भारतीय भाषा का आधिकारिक होना ये बहुत बड़ी बात है। ये मॉडर्न वर्ल्ड में भारतीय भाषाओं की रेलेवेंस को दिखाता है। और एक और दिलचस्प उदाहरण है पाली भाषा का। हाँ, श्रीलंका और म्यांमार में इसका जिक्र है। श्रीलंका में पाली उनकी साहित्यिक भाषा बन गई, लेकिन म्यांमार में उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने पाली का अपना वर्जन डेवलप किया और फिर उसमें बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के ग्रंथों का अनुवाद किया। ये सिर्फ एडॉप्शन नहीं है, ये एडेप्टेशन और इनोवेशन है। ये भाषा के साथ एक गहरा रचनात्मक रिश्ता दिखाता है। सच में ये सारी जानकारी ये दिखाती है कि भाषाएं सिर्फ शब्द नहीं होती, वो अपने साथ पूरा का पूरा इतिहास, संस्कृति और दुनिया को देखने का नजरिया लेकर चलती हैं। और ये सब उस दौर में हुआ जब कोई इंटरनेट या ग्लोबल मीडिया नहीं था। ये एक ऑर्गेनिक कल्चरल एक्सचेंज था जो सदियों तक चला। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम विदेशों में भारतीय मंदिर की स्थापत्य परंपरा पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। भारत में जिसे स्थापत्य शास्त्र कहते थे ना, वो सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, वो तो मतलब सिविल कंस्ट्रक्शन का पूरा विज्ञान था। और कमाल की बात यह है कि ये ज्ञान और तकनीक सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पश्चिम और पूर्व दोनों दिशाओं में फैले, मतलब इसका एक प्रॉपर ग्लोबल फुटप्रिंट था। सही कहा। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य, हाँ, उस समय अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सीस्तान, ये सब मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वहां भी भारतीय वास्तुकला के निशान मिलने चाहिए। हाँ बिल्कुल, इन मौर्य प्रांतों में बौद्ध स्तूप बनवाए गए थे। दुख की बात है कि आज उनमें से बहुत कम ही बचे हैं, ज्यादातर नष्ट हो गए। लेकिन उनका होना ही अपने आप में एक सबूत है। हाँ, उनका अस्तित्व इस बात का सबूत है कि प्रभाव कितना गहरा था और कितना पुराना। और फिर ये प्रभाव और भी फैला है ना। मुझे याद है मैंने कहीं गांधार कला के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल, जब भारतीय कला वो ग्रीक और कुषाण शैलियों के साथ मिली तो इसका विस्तार मध्य एशिया तक हुआ। भारत की जो कल्चरल सीमाएं थीं वो एक समय पर ऑक्सस नदी, जिसे वेदों में अक्षु कहा गया है। अक्षु नदी, अच्छा। हाँ, और बल्क शहर, जिसे वैदिक ग्रंथों में वाहलिका कहा गया है, वहां तक और उससे भी आगे तक फैली हुई थी। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये तो एक पूरा कल्चरल एक्सचेंज था। बिल्कुल। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इसी का नतीजा है। हाँ, अफगानिस्तान और मध्य एशिया का गांधार स्कूल ऑफ आर्ट असल में भारतीय कला शैलियों से ही निकला है। लेकिन इसमें फ्यूजन भी तो था। बिल्कुल था। कुछ विद्वान तो ऑगिस्क क्षेत्र की पोर्ट्रेट कला को एक स्वतंत्र स्कूल मानते हैं, लेकिन वो भी असल में भारतीय कला का ही एक विस्तार है। इसने 1वीं से 8वीं शताब्दी के बीच, मतलब लगभग 700 साल तक, मध्य एशिया की कला परंपराओं को शेप देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये तो पश्चिम की बात हुई। पूरब की तरफ क्या कहानी है? हमारे सोर्सेज में दक्षिण पूर्व एशिया का जिक्र है। दक्षिण पूर्व एशिया ने तो एक तरह से अपनी अधिकांश कला और स्थापत्य परंपराएं भारत से ही ली। और ये कैसे हुआ? भारतीय व्यापारी इसे अलग अलग ट्रेड रूट से वहां ले गए। फिर जैसे जैसे बौद्ध धर्म फैला, उसके साथ साथ भारतीय कला और वास्तुकला भी इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, मतलब पूरे रीजन में फैल गई। हाँ, सब जगह पहुंच गई। और ये सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं रहा है ना? नहीं, ये चीन, कोरिया और जापान तक भी पहुंचा। और एक दिलचस्प बात और भी है। क्या? पुर्तगाल के मैनुअल प्रथम के शासनकाल में यूरोप के साथ भी एक कल्चरल कॉन्टैक्ट हुआ, जिससे स्थापत्य प्रभावों का आदान प्रदान हुआ। वाह, ये तो वाकई ग्लोबल स्टोरी है। चलिए कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। चीन में इसका क्या असर हुआ? भारतीय संस्कृति के प्रसार के साथ चीन ने बड़े पैमाने पर भारतीय शैली के गुफा मंदिर और मठ बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, गुफा मंदिर। हाँ, चट्टानों पर विशाल मूर्तियां उकेरी गईं और गुफाओं को अंदर से खूबसूरती से पेंट किया गया।
कोई मशहूर जगहें हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, दुनवांग, युनकांग और लुंगमेन ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गुफा परिसरों में से हैं। ये सब भारतीय प्रभाव का साफ साफ दर्शाते हैं। अब इंडोनेशिया की बात करते हैं। वहां तो भारतीय मंदिरों का काफी जिक्र होता है। बिल्कुल, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर प्रम्भानन नाम का एक मंदिर है। प्रम्भानन? हाँ, ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर है और ये पूरी तरह से भारतीय शैली में बना है। पूरी तरह से? हाँ। और वहां बुद्ध की मूर्तियों का भी जिक्र है, 108 मीटर ऊंची मूर्ति। हाँ, डोंगड्योंग में बुद्ध की 108 मीटर ऊंची प्रसिद्ध मूर्ति है जो अमरावती की मूर्तियों से बहुत मिलती जुलती है। अच्छा। और इसमें सबसे खास बात है मूर्ति के घुंघराले बाल। घुंघराले बाल, इसमें क्या खास है? खास ये है कि ये एक ऐसे देश में है जहां लोगों के बाल आमतौर पर सीधे होते हैं। सही बात है। ये घुंघराले बाल सीधे तौर पर भारतीय मूल का संकेत देते हैं। ये एक छोटा सा डिटेल है पर बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा इंडोनेशिया के बाली द्वीपों में गणेश जी की भी कई मूर्तियां मिली हैं। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल है। अब थाईलैंड पर आते हैं। वहां के शहरों के नाम भी बहुत भारतीय लगते हैं, जैसे अयुत्या। हाँ, अयुत्या असल में अयोध्या का ही एक रूप है। थाईलैंड में हर जगह कई मंदिर बनाए गए थे। अयुत्या एक ऐसी ही जगह है जहां आज भी बड़ी संख्या में मंदिर खड़े हैं। हालांकि अब ज्यादातर खंडर हो चुके हैं। लेकिन वो खंडर भी कहानी कहते होंगे। बिल्कुल। और आज के समय में क्या बैंकॉक में भी इसका कोई प्रभाव है? बिल्कुल है। थाईलैंड की जो वर्तमान राजधानी है बैंकॉक, वहां भारतीय शैली के 400 मंदिर हैं। 400? हाँ, 400। ये संख्या बताती है कि प्रभाव कितना गहरा और कितना स्थायी रहा है। तो मध्य एशिया की गांधार कला से लेकर इंडोनेशिया के प्रम्भानन मंदिर और थाईलैंड के 400 मंदिरों तक ये प्रभाव वाकई हैरान करने वाला है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये विचार और ये कला ये किसी सेना या आक्रमण के साथ नहीं गए। नहीं, ये व्यापारियों और भिक्षुओं के जरिए फैले। हाँ, व्यापारियों, भिक्षुओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए शांति से फैले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम कोरिया में भारतीय मंदिर वास्तुकला की परंपरा पर चर्चा करेंगे और ये बात अपने आप में कितनी दिलचस्प है। सोर्स के मुताबिक AD 404 में एक भारतीय मॉन्क ने प्योंगयांग शहर में 2 मंदिर बनवाए। AD 404? हाँ, मतलब आज से 1600 साल से भी पहले। कमाल है। आज के जमाने में भी देखिए, दिल्ली से सियोल जाना एक पूरा प्लान होता है, फ्लाइट्स, वीजा, सब कुछ। और उस जमाने में कोई पैदल, जहाज से कैसे भी करके वहां पहुंचा। और सिर्फ पहुंचा ही नहीं। हाँ, सिर्फ पहुंचा ही नहीं बल्कि मंदिर भी बनवाए। ये तो कमाल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थी। सोर्स साफ कहता है कि ये मठ और मंदिर पूरे कोरिया में सेंटर्स ऑफ डिवोशन एंड लर्निंग की तरह काम करते थे। अच्छा, तो मतलब एक तरह के कल्चरल और एजुकेशनल हब्स। हाँ, जैसे आज कोई यूनिवर्सिटी होती है या कोई कम्युनिटी सेंटर होता है। यहाँ सिर्फ धर्म नहीं बल्कि ज्ञान, कला और शायद भाषा का भी आदान प्रदान होता होगा। मतलब ये एक तरफा प्रभाव नहीं था। आर्किटेक्चर के स्टाइल को अपनाया। उन्होंने श्वेजीगोन पगोड़ा बनवाया और लगभग 1000 दूसरे मंदिर बनवाए। 1000? मतलब ये कोई छोटा मोटा शौक तो नहीं था, ये तो एक जुनून की तरह लगता है, जैसे कोई अपनी पूरी जिंदगी एक ही काम को दे देता है। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये एक राजा कर रहा है। जब कोई राजा किसी विदेशी आर्किटेक्चरल स्टाइल को अपनाता है तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं बना रहा होता, वो एक स्टेटमेंट दे रहा होता है। एग्जैक्टली, वो एक पॉलिटिकल और कल्चरल स्टेटमेंट दे रहा होता है। इसका मतलब है कि उस समय भारतीय कला और वास्तुकला की प्रतिष्ठा, उसकी प्रेस्टीज इतनी ज्यादा थी कि दूसरे देशों के शासक उसे अपनाकर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते थे। वाह! और ये सिलसिला कंबोडिया में तो जैसे अपने चरम पर पहुंच गया। सोर्स बताता है कि वहां भारतीय स्टाइल के विशाल स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। अंकोर वॉट? हाँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग का डिजाइन कॉपी किया, उन्होंने उन मंदिरों को शिव और विष्णु की मूर्तियों से सजाया भी। सबसे बड़ा उदाहरण तो अंकोर वॉट का ही है। उसे तो विष्णु का निवास स्थान यानी वैकुंठ धाम माना जाता है। और ये वैकुंठ धाम शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, उन्होंने सिर्फ विष्णु के लिए एक मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने उस जगह को पृथ्वी पर विष्णु का वास्तविक घर माना। ये सिर्फ आर्किटेक्चर को अपनाना नहीं है, ये पूरी की पूरी फिलॉसफी और थियोलॉजी को अपनाना है। अच्छा, ये ऐसा है जैसे आप किसी के घर की नकल करके अपना घर बनाएं और दूसरा ये कि आप उस घर को सच में उसी व्यक्ति का घर मानने लगें। दोनों में बहुत फर्क है। ये दिखाता है कि प्रभाव कितना गहरा था। बिल्कुल। सोर्स में एक और मंदिर का जिक्र है, 11वीं सदी का बाफून मंदिर,
मतलब ये प्रभाव सदियों तक चलता रहा। हाँ, ये कोई 1-2 दशक की बात नहीं थी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मलेशिया में एक जगह है लिगोर, जहां 50 से ज्यादा भारतीय मंदिर मिले हैं। 50? ये कोई 1-2 इमारतों की बात नहीं है, ये एक पूरा का पूरा क्लस्टर है। इसका मतलब तो साफ है कि लिगोर शायद उस समय एक बड़ा ट्रेड हब या एक महत्वपूर्ण भारतीय बस्ती रही होगी। इतनी सारी मंदिरों का होना यही बताता है कि वहाँ एक फलता फूलता भारतीय समुदाय था। एक तरह का प्राचीन डायस्पोरा। बिल्कुल, जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को निभा रहा था। और अब एक ऐसी जगह चलते हैं जहां की कहानी थोड़ी दुखद भी है। अफगानिस्तान, बामियान के बोधिसत्व। सोर्स के मुताबिक ये बुद्ध की विशाल मूर्तियां थीं, जिन्हें पहली शताब्दी में कुषाण सम्राट कनिष्क के संरक्षण में एक पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। सोचिए, एक पूरी पहाड़ी को तराश कर मूर्ति बनाना, क्या इंजीनियरिंग और क्या कला रही होगी। सोर्स में ये भी लिखा है कि ये वही मूर्तियां हैं जिन्हें तालिबान ने उड़ाने की कसम खाई थी और बाद में उड़ा भी दिया। ये बात इतिहास को एकदम से आज के दौर से जोड़ देती है। बिल्कुल, ये हमारी विरासत की नाजुकता को दिखाता है। पहली सदी का एक वास्तुशिल्प चमत्कार जो कुषाण संस्कृति का प्रतीक था, जिसमें भारतीय, ग्रीक और मध्य एशियाई प्रभाव मिले हुए थे, वो 21वीं सदी के एक संघर्ष का निशाना बन गया। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ आर्किटेक्चर का मतलब और उसकी किस्मत दोनों बदल जाती है। सही कहा। अब थोड़ा पास आते हैं अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में। सोर्स कहता है कि वहाँ भारतीय कला और वास्तुकला का गहरा प्रभाव था, जो कि स्वाभाविक भी है। हाँ बिल्कुल, खास तौर पर वहाँ के स्तूप जो 3री सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसवी के बीच बने थे, वो भारतीय पैटर्न पर ही थे। गोलार्ध मतलब हेमिस्फेरिकल आकार जो अंडे जैसा दिखता था और उसे अंड कहा जाता था। और ये अंड या हेमिस्फेरिकल शेप सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, इसके पीछे एक गहरा ब्रह्मांडीय विचार है। कॉस्मिक एग वाला। हाँ, ये ब्रह्मांडीय अंडे का प्रतीक है जो सृष्टि की शुरुआत को दर्शाता है। तो श्रीलंका ने सिर्फ एक आकार नहीं अपनाया, उन्होंने उस आकार से जुड़ी पूरी एक विश्व दृष्टि, एक वर्ल्ड व्यू को अपनाया। अब यहाँ से एक बहुत ही हैरान करने वाला कनेक्शन देखते हैं यूरोप का। अच्छा। सोर्स कहता है कि क्रिश्चियन बेसिलिका में बौद्ध स्तूपों से समानताएं हैं। उनके जो मोज़ाइक होते हैं, उन्होंने शायद बौद्ध चैत्यों से प्रेरणा ली थी। ये तो काफी दूर का कनेक्शन लगता है ना? ये सोचना भी अजीब लगता है। और तो और फ्रांस के बायू, जर्मनी के आचेन और ट्रियर के गॉथिक कैथेड्रल के नक्काशी में भी भारतीय रूपांकर मतलब मोटिव्स मिलते हैं। हाँ, देखिए, ये शायद डायरेक्ट प्रभाव न हो जैसा हमने साउथ ईस्ट एशिया में देखा। तो फिर कैसे? ये प्रभाव शायद व्यापार के रास्तों से, कपड़ों पर बने डिजाइनों से या यात्रियों की कहानियों के जरिए सदियों में थोड़ा थोड़ा करके पहुंचा होगा। अच्छा। विचार अक्सर टुकड़ों में सफर करते हैं ना। एक नक्काशी का स्टाइल, एक सजावटी पैटर्न, वो किसी नई संस्कृति में जाकर एक नया रूप ले लेता है। और अब शायद सबसे बड़ा कनेक्शन इस्लामिक देशों की गुंबद वाली मस्जिदें। ये बहुत बड़ा दावा है। सोर्स का दावा है कि मस्जिदों का ये डोम या गुंबद भारतीय स्तूप के स्टाइल से लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जो गुंबद आज इस्लामिक आर्किटेक्चर की पहचान है, उसकी जड़ें बौद्ध स्तूप में हैं। इसके पीछे का तर्क है स्तूप का हेमिस्फेरिकल कंस्ट्रक्शन। सोर्स बताता है कि ये विचार शायद इस्लाम पूर्व सासेनियन फारस के जरिए बीज़ोंटिन आर्किटेक्चर तक पहुंचा और वहां से आगे फैला, मतलब ईरान के रास्ते। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस्तांबुल की हागिया सोफिया मस्जिद। हाँ, सोर्स में लिखा है कि उसके गुंबद बौद्ध स्तूप से बहुत मिलते जुलते हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि मस्जिद में जो मीनारें हैं वो बहुत बाद में 15वीं सदी में जोड़ी गई थी, जब ऑटोमन तुर्कों ने शहर पर कब्जा किया था। हाँ, इसका मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो बिना मीनारों के था और उसका मुख्य आकर्षण उसका स्तूप जैसा गुंबद था। ये दिखाता है कि कैसे एक आर्किटेक्चरल फॉर्म, एक आकार, धर्म और संस्कृति की सीमाओं को पार कर सकता है। एक संरचना जो मूल रूप से बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान का प्रतीक थी, वो पहले क्रिश्चियन कैथेड्रल का एक केंद्रीय हिस्सा बनी, क्योंकि हागिया सोफिया पहले एक चर्च था। बिल्कुल, और फिर इस्लामी मस्जिदों की एक पहचान बन गई। ये आर्किटेक्चर के विकास की एक अद्भुत कहानी है। तो हमने कोरिया से शुरुआत की, फिर म्यांमार, कंबोडिया, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका से यूरोप कूदे और आखिर में इस्तांबुल पहुंचे। ये सारे कनेक्शंस सिर्फ पत्थर और ईंटों की कहानी नहीं है। ये पूरा सफर दिखाता है कि आर्किटेक्चर कभी सिर्फ इमारतें बनाना नहीं होता। ये विचारों, दर्शन, लोगों और शक्ति के सफर की कहानी है। एक ही आकार, गुंबद,
सदियों, महाद्वीपों और कई विश्व धर्मों की कहानी कह सकता है। ठीक है। अब हम भारतीय महाकाव्यों के वैश्विक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। जब हम रामायण या महाभारत के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ भारत की कहानियां हैं। हाँ, मंदिरों में, दादी नानी की कहानियों में या फिर टीवी पर। बिल्कुल, लेकिन जो सोर्स हमारे पास हैं वे एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। ये कहानियां भारत की सीमाओं को लांघकर बहुत दूर, खासकर साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंची हैं। और ये सिर्फ कहानियों की तरह नहीं पहुंची, बल्कि वहाँ की संस्कृति, कला और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। अच्छा। ये एक तरह की कल्चरल करेंसी थी जो सदियों पहले बिना इंटरनेट और सोशल मीडिया के वायरल हो गई। हाँ, कल्चरल करेंसी, ये बहुत दिलचस्प शब्द है। और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि कैसी ये महाकाव्य सिर्फ किताबें नहीं बल्कि एक लिविंग ट्रेडिशन है जो आज भी इंडोनेशिया से लेकर थाईलैंड और कंबोडिया तक जिंदा है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इंडोनेशिया से। सोर्स में बहुत ही दिलचस्प शब्द है वायंग। ये एक तरह का शैडो प्ले है, मतलब कठपुतलियों का खेल जो परछाई से दिखाया जाता है। हाँ, वायांग कुलित, जैसा कि इसे ठीक से कहा जाता है। वायांग कुलित। ये इंडोनेशिया की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। सोचिए, एक अंधेरी रात है, एक पर्दा लगा है और उसके पीछे से चमड़े की बनी खूबसूरत कठपुतलियों की परछाई के जरिए रामायण की पूरी कहानी सुनाई जा रही है। ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ये तो कमाल है। मतलब जैसे हमारे यहाँ रामलीला होती है, वैसे ही वहाँ रामायण को शैडो पपेट्री के जरिए मंच पर लाया जाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक और खास बात है। इसे चलाता है एक अकेला कलाकार, दल्लांग। एक अकेला इंसान? हाँ, वही घंटों तक कहानी सुनाता है, हर किरदार की आवाज निकालता है, संगीत को निर्देश देता है। वो सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं है, वो एक गुरु है, एक स्टोरी टेलर है, उस समुदाय का मॉरल कॉम्पस है। पर वहाँ के लोगों को राम और रावण की कहानी में ऐसा क्या खास लगता है? मेरा मतलब है, संस्कृति इतनी अलग है। देखिए, इन महाकाव्यों की सबसे बड़ी ताकत इनकी यूनिवर्सैलिटी है। अच्छा। धर्म और अधर्म की लड़ाई, कर्तव्य का पालन, त्याग और वफादारी, ये ऐसे ह्यूमन इमोशंस और वैल्यूज हैं जो किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है। सही बात है। इंडोनेशियाई संस्कृति ने इन कहानियों को अपनाया और उन्हें अपना रंग दे दिया। उनके किरदारों के नाम और वेशभूषा में आपको स्थानीय झलक मिलेगी, लेकिन कहानी का जो कोर एसेंस है, हाँ, वो वही रहता है। उन्होंने कहानी की आत्मा को लेकर उसे एक नया शरीर दे दिया। अब इंडोनेशिया से थाईलैंड चलते हैं। सोर्स में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है। थाईलैंड में सड़कों के नाम हैं राजाराम, राजरानी, महाजय और चक्रवंश। ये तो सीधे सीधे रामायण से जुड़े हुए नाम हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये गहरा कनेक्शन दिखाते हैं। हाँ। थाईलैंड में रामायण को रामाक्यंग के नाम से जाना जाता है और ये उनका नेशनल एपिक है, राष्ट्रीय महाकाव्य। बिल्कुल। और वहां के राजा खुद को राम का वंशज मानते हैं। उनके नाम के साथ राम जुड़ता है। आज के जो राजा हैं वो राम एक्स हैं। अरे वाह, मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई अपने बच्चे का नाम किसी हीरो के नाम पर रख दे, लेकिन यहाँ तो पूरे देश का राजा उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली। ये तो दिखाता है कि रामायण उनके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। बिल्कुल। जब आप अपनी सड़कों, शहरों और राजाओं के नाम एक महाकाव्य पर रखते हैं तो आप उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। हाँ, अपने अर्बन लैंडस्केप का हिस्सा बना लेते हैं। वो कहानी सिर्फ किताबों में नहीं रहती, बल्कि आपके पते का, आपके एड्रेस का हिस्सा बन जाती है। ये तो सच में कहानी को जिंदा रखना हुआ। वो आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं कंबोडिया की, जहां ये कहानियां पत्थर पर तराश दी गई हैं। सोर्स के मुताबिक वहां के मंदिरों की दीवारों पर रामायण और कृष्ण की कहानियां उकेरी गई हैं। हाँ, खासकर दुनिया के सबसे बड़े मंदिर अंकोर वाट में। अंकोर वाट तो जैसे महाकाव्यों का एक पत्थर का विश्वकोश है, एक स्टोन एनसाइक्लोपीडिया। वाह। इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत के बड़े बड़े दृश्य तराशे गए हैं, समुद्र मंथन से लेकर कुरुक्षेत्र की लड़ाई तक। आप सोचिए, उस समय का 3D IMAX थिएटर था। 3D IMAX, सही कहा। लोग इन दीवारों को देखकर ही पूरी कहानी समझ जाते थे, भले ही वो पढ़ना लिखना ना जानते हों। सोर्स में एक और मंदिर बाफून का भी जिक्र है। वहां कुछ बहुत ही स्पेसिफिक सीन्स उकेरे गए हैं, जैसे राम और रावण की लड़ाई, शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर और कामदेव का विनाश। इन खास दृश्यों को ही क्यों चुना गया होगा? हर दृश्य का एक गहरा मतलब है। पहला, राम और रावण की लड़ाई। हाँ,
वो तो क्लाइमैक्स है। बिल्कुल, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है, अच्छाई की बुराई पर जीत का सबसे बड़ा प्रतीक। इसे दिखाना तो जरूरी ही था। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी रहा होगा राजा के लिए। बिल्कुल। दूसरा, कैलाश पर शिव पार्वती। ये दृश्य डिवाइन लव और डोमेस्टिसिटी को दिखाता है। अच्छा। ये बताता है कि देवता भी इंसानों की तरह महसूस करते हैं, उनके भी परिवार होते हैं। ये भगवान को ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। और तीसरा, कामदेव का विनाश, ये थोड़ा अलग नहीं है? हाँ, ये कहानी त्याग, तपस्या और इंद्रियों पर नियंत्रण, मतलब कंट्रोल ओवर सेंसेस को दर्शाती है। अच्छा। ये दिखाती है कि कर्तव्य और ध्यान सांसारिक इच्छाओं से, वर्ल्डली डिजायर से ऊपर हैं। ये संदेश उस क्षेत्र की बौद्ध और हिंदू परंपराओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब ये सिर्फ आर्ट नहीं है, बल्कि आर्ट के जरिए एक मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जा रही थी। हर पैनल एक लेसन था। बिल्कुल, यही बात इसे और खास बनाती है। ये दिखाता है कि वहां एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं थी, बल्कि भारत के उपमहाद्वीप के विभिन्न आध्यात्मिक विचारों का एक खूबसूरत संगम, एक सिंथेसिस हुआ था। अभी तक हम भारत के प्रभाव की बात कर रहे थे, लेकिन सोर्स एक और दिलचस्प पहलू दिखाता है। ये बताता है कि मलेशिया का जिक्र हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे रामायण, जातक कथाएं, मिलिंदपन्न, शिलप्पदिकारम और रघुवंश। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, इससे पता चलता है कि ये एक वन वे ट्रैफिक नहीं था। अच्छा, ये एक एक्टिव कल्चरल एक्सचेंज था। मतलब हमारे पूर्वज मलेशिया के बारे में जानते थे और उसके बारे में लिख रहे थे। हाँ, ये तो पूरी धारणा ही बदल देता है। बिल्कुल। भारत के व्यापारी, साधु और राजकुमार उन देशों में जा रहे थे। हाँ, और वहां की जानकारी वापस भारत आ रही थी। रामायण के किष्किंधा कांड में सुग्रीव जब वानर सेना को भेजते हैं, तो वो यवद्वीप और सुवर्ण द्वीप का जिक्र करते हैं, जो आज के जावा और सुमात्रा हैं। एग्जैक्टली। तो ये कनेक्शन बहुत पुराना और बहुत गहरा है। मतलब ये कहानियां और विचार सिर्फ एक दिशा में नहीं, बल्कि दोनों दिशाओं में बह रहे थे। बिल्कुल, ये दिखाता है कि एंशिएंट वर्ल्ड कितना इंटरकनेक्टेड था। ये महाकाव्य उन समुद्री रास्तों पर यात्रा करने वाले लोगों के साथ यात्रा करते थे। सही। ये उस युग का, आप कह सकते हैं, वायरल कंटेंट थे, जो जहाजों और कारवां के जरिए एक कोने से दूसरे कोने तक फैल रहा था। ये सोचने वाली बात है। अगर ये कहानियां बिना किसी टेक्नोलॉजी के इस तरह जिंदा रह सकती हैं, तो आज जो कहानियां हम साझा कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? बहुत ही जरूरी सवाल है सोचने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते। ठीक है, अब हम भारतीय विश्वविद्यालयों और विद्वानों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये सिर्फ पुरानी इमारतें या मठ नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एंशिएंट वर्ल्ड के कल्चरल इंटरैक्शन और नॉलेज एक्सचेंज के सबसे बड़े, सबसे वाइब्रेंट सेंटर्स थे। बिल्कुल। और आज के सोर्सेज हमें इसी लेगेसी की गहराई में ले जाएंगे। हम देखेंगे कि ये सिर्फ एजुकेशन की जगह नहीं थी, बल्कि ये वो ग्लोबल हब थे जहां से आइडियाज, मतलब पूरी दुनिया में फैलते थे। ये सोचना ही फैसिनेटिंग है। हाँ, कि कैसे हजारों साल पहले जब ट्रैवल करना इतना मुश्किल था, तब ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, कोई पासपोर्ट नहीं था। चलिए तो शुरुआत करते हैं दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी से, तक्षशिला। सोचकर ये हैरानी होती है, 700 BC, हाँ, मतलब आज से लगभग 2700 साल पहले। हमारे सोर्सेज में जो आंकड़े हैं वो दिमाग हिला देने वाले हैं। क्या आंकड़े हैं! यहाँ दुनिया भर से 10,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स आकर 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। 10,500। इन आंकड़ों को थोड़ा अनपैक करते हैं। आज के ज़माने में भी 10,000 स्टूडेंट्स वाली यूनिवर्सिटी एक बड़ी रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन मानी जाती है। सही बात है। अब कल्पना कीजिए 700 BC में इसका स्केल क्या रहा होगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी फैकल्टी, इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे चलता होगा सब कुछ? ये किसी छोटे मोटे शहर जैसा रहा होगा जिसका एकमात्र मकसद ज्ञान था। और 60 से ज्यादा सब्जेक्ट्स, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। मतलब ये सिर्फ वेद या धर्मग्रंथ नहीं पढ़ा रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मिलिट्री स्ट्रैटेजी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, डांस, सब कुछ था। पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को फॉर्मलाइज किया। हाँ, और चरक, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। बिल्कुल, दोनों का संबंध तक्षशिला से था। सही कहा। ये दिखाता है कि वहाँ एक होलिस्टिक अप्रोच थी। ज्ञान को अलग अलग साइलोज में नहीं देखा जाता था। अच्छा, एक ही कैंपस में भविष्य के डॉक्टर, अर्थशास्त्री, सेनापति और दार्शनिक सब एक साथ पढ़ रहे थे, बहस कर रहे थे। और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज था, इसी ने तक्षशिला को इतना डायनामिक बनाया। और फिर आती है नालंदा महाविहार, 5th सेंचुरी AD में। अगर तक्षशिला एक बेंचमार्क थी,
तो नालंदा ने उसे एक नए लेवल पर ही पहुंचा दिया। ओ बिल्कुल। ये तो भारत की सबसे बड़ी एकेडमिक अचीवमेंट्स में से एक थी। यहाँ का माहौल इतना जबरदस्त था कि चीनी बौद्ध यात्री हुएनसांग, हाँ। वो खास तौर पर यहाँ पढ़ने आए। मतलब कोई चीन से हजारों किलोमीटर का सफर जान जोखिम में डालकर सिर्फ पढ़ने के लिए भारत आ रहा है। और वो सिर्फ आए नहीं, बल्कि यहाँ 2 साल तक आचार्य शीलभद्र के मार्गदर्शन में पढ़े। शीलभद्र, जो उस समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। ये बात नालंदा के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को दिखाती है। सोर्सेज बताते हैं कि नालंदा में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था। अच्छा। गेट पर एक द्वार पंडित होता था, जो एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम लेता था। कहते हैं कि 10 में से 7-8 छात्र तो वो एग्जाम ही पास नहीं कर पाते थे। अरे वाह! तो वेनसांग का वहां पहुंचना और फिर आचार्य शीलभद्र का शिष्य बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। इंटरेस्टिंग। और सोर्सेज में ये भी लिखा है कि वेनसांग को वहां एक भारतीय नाम मोक्षदेव भी दिया गया था। ये क्या दर्शाता है? ये उस कल्चरल एसिमिलेशन का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक फॉरेन विजिटर नहीं थे, बल्कि उन्हें उस एकेडमिक कम्युनिटी का एक हिस्सा बना लिया गया था। वो वहां सिर्फ ज्ञान नहीं ले रहे थे, बल्कि उस संस्कृति में जी रहे थे। ये आज के यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम से कहीं ज्यादा गहरा इंटीग्रेशन था। और सिर्फ वेनसांग ही नहीं, एक और चीनी यात्री इत्सिंग, वो तो यहाँ पूरे 10 साल तक रहे। 10 साल? 2 साल नहीं, 10 साल। ये तो अविश्वसनीय है। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि वो इन 10 सालों में क्या कर रहे थे। बेहतरीन सवाल है। सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने शुरुआती साल तो पढ़ाई में लगाए, खासकर संस्कृत और बौद्ध दर्शन को समझने में। लेकिन बाद में वो खुद संस्कृत ग्रंथों का चीनी में अनुवाद करने के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए। उन्होंने 400 से ज्यादा ग्रंथों का अनुवाद किया। 400? जी। तो वो एक छात्र से एक स्कॉलर प्रैक्टिशनर बन गए थे। यहीं से हमें नालंदा के इंटेलेक्चुअल कैपिटल का पता चलता है। वो सिर्फ ज्ञान इंपोर्ट नहीं कर रहा था, वो ज्ञान को प्रोसेस करके, ट्रांसलेट करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर रहा था। वाह! और इस इंटेलेक्चुअल कैपिटल में कुछ बहुत बड़े नाम शामिल थे, है ना? जबरदस्त। सोचिए आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का कॉन्सेप्ट दिया, वो इसी जगह से जुड़े थे। नागार्जुन, महान दार्शनिक, धर्मपाल और दिग्नाग। हाँ, दिग्नागा की मौजूदगी का मतलब था कि नालंदा सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं था, बल्कि ये लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी का ग्लोबल सेंटर बन रहा था। और फिर शांतिरक्षित, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की, वो भी नालंदा के ही स्कॉलर थे। ये सच में कह सकते हैं एंशिएंट वर्ल्ड का आईवी लीग था। नालंदा के अलावा और भी जेम्स थे, जैसे विक्रमशिला। हाँ, गंगा नदी के किनारे। यहाँ के टीचर्स और स्कॉलर्स इतने फेमस थे कि तिब्बत के राजा ने अपने दूत भेजकर यूनिवर्सिटी के हेड आचार्य दीपाकर श्री ज्ञान आतिश को बुलाया था। सोचिए जरा। ये तो ऐसा हो गया जैसे आज कोई देश MIT के प्रेसिडेंट को अपने यहाँ बुलाए कोई नया टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम सेटअप करने के लिए। ये सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब बिना किसी सैन्य ताकत के, अपने ज्ञान, अपनी संस्कृति, अपने विचारों के दम पे दूसरे देशों को प्रभावित करना। बिल्कुल। और तिब्बत के राजा चाहते थे कि विक्रमशिला के विद्वान वहां आकर उनके लोकल कल्चर को बौद्ध धर्म के साथ इंटीग्रेट करें। ये एक बहुत गहरा डिप्लोमेटिक मूव था जो ज्ञान पर आधारित था। और बिहार में एक और यूनिवर्सिटी थी, ओदंतपुरी। जी। इसे पाल राजाओं का संरक्षण मिला और यहाँ से बहुत सारे भिक्षुक तिब्बत जाकर बस गए। ऐसा लगता है कि भारत और तिब्बत के बीच एक मजबूत एकेडमिक कॉरिडोर बना हुआ था। बिल्कुल, एक 2-वे हाईवे था। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री नहीं देती थी, ये एक पूरा इकोसिस्टम थी। ये तो हुई इंस्टीट्यूशंस की बात। अब बात करते हैं उन स्कॉलर्स की जो खुद चलकर पूरी दुनिया में ज्ञान लेकर गए। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। एक कहानी है 67 AD की, जब चीन के सम्राट के निमंत्रण पर 2 भारतीय शिक्षक काश्यप मार्तंग और धर्म रक्षित चीन गए। ये कोई पर्सनल ट्रिप नहीं थी, ये एक स्टेट इनविटेशन था। और ये एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षक और विद्वान विदेशों में जाकर पढ़ाने लगे। ये कल्चरल एक्सचेंज का एक बहुत एक्टिव फेज था। ये वो लोग थे जो सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि अपने साथ एक पूरा वर्ल्ड व्यू, एक जीने का तरीका लेकर जा रहे थे। तिब्बत के साथ ये रिश्ता तो और भी गहरा लगता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य कमलशील को तिब्बत के राजा ने एक फिलोसफिकल डिबेट के लिए बुलाया था। हाँ, और एक और किस्सा है कि तिब्बत के राजा नरनदेव ने अपने मंत्री थोमी संबोट को 16 विद्वानों के साथ मगध भेजा था।
16 लोगों की पूरी डेलीगेशन। सिर्फ ज्ञान हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर जो पैटर्न दिख रहा है वो फैसिनेट करता है। ये वन वे ट्रैफिक नहीं था। भारतीय विद्वान बाहर जा रहे थे और बाहर के विद्वान भारत आ रहे थे। एक सच्चा ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। बिल्कुल। ज्ञान को एक जगह बंद करके नहीं रखा जा रहा था, उसे सर्कुलेट किया जा रहा था। और ये सब राजाओं और सम्राटों के लेवल पर हो रहा था, जो इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। और कुछ विद्वानों का इम्पैक्ट तो इतना गहरा था कि वो पूजे जाने लगे, जैसे बोधि धर्म, जो योग दर्शन के विशेषज्ञ थे। बोधि धर्म, हाँ। हमारे सोर्सेस कहते हैं कि वो 5वीं-6वीं शताब्दी में चीन गए। आज भी चीन और जापान में उनका बहुत सम्मान है। उन्हें ज़ेन बुद्धिज्म का पहला पेट्रियार्क माना जाता है। सम्मान से भी बढ़कर सोर्सेज बताते हैं कि लोग चीन और जापान में उन्हें पूजने लगे थे। सच में? हाँ, ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है। एक स्कॉलर का भगवान की तरह पूजा जाना, ये उनके इन्फ्लुएंस की पराकाष्ठा है। सही बात है। ये दिखाता है कि उनका ज्ञान सिर्फ एकेडमिक या किताबी नहीं था, बल्कि उसने लोगों के जीवन को, उनकी स्पिरिचुअलिटी को सीधे तौर पर छुआ। उन्होंने ध्यान की जो तकनीक सिखाई, वो चीन में चान और जापान में ज़ेन बन गई। और शाओलिन टेम्पल भी? हाँ, उन्होंने मार्शल आर्ट्स को भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जोड़ा, जिसकी वजह से शाओलिन टेम्पल का जन्म हुआ। उनका प्रभाव आज भी अरबों लोगों की जिंदगी पर है। बौद्धि धर्म और योग का जिक्र आया है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोरिया में राजा, रानी, राजकुमार और यहाँ तक कि योद्धा भी निडर और बहादुर बनने के लिए योग का अभ्यास करते थे, है ना? हाँ। ये योग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को दिखाता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या मोक्ष पाने का जरिया नहीं था, बल्कि इसे ब्रेवरी और मेंटल स्ट्रेंथ जैसे गुणों के लिए भी अपनाया जा रहा था। मतलब एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट टूल की तरह। बिल्कुल। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योग सिखाया जाता है। उस वक्त योद्धाओं को बैटलफील्ड में काम और फोकस्ड रहने के लिए सिखाया जाता था। एप्लीकेशन अलग है, पर कोर आइडिया वही है, मन पर नियंत्रण। और ये सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं था। भारतीय ऋषि इस शक्तिशाली योग विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका तक ले गए। ये एक प्री हिस्टोरिक ग्लोबल मूवमेंट जैसा लगता है। सही कहा। और इस सब की जड़ें भारत में थी। अगस्त्य, वो सप्तऋषि जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की, उन्होंने इस संस्कृति को एक कोर योगिक वे ऑफ लाइफ के आसपास गढ़ा था। अच्छा। तो जो ज्ञान बाहर फैला, उसकी जड़ें बहुत गहरी और व्यवस्थित थी। ये कोई रैंडम चीज नहीं थी, बल्कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सिस्टम था, जिसे सदियों से रिफाइन किया गया और फिर दुनिया के साथ शेयर किया गया। ये भारत की दुनिया को एक इंटेलेक्चुअल गिफ्ट थी। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है। इन प्राचीन विश्वविद्यालयों और विद्वानों ने ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा, बल्कि उसे साझा करने पर, उसे सर्कुलेट करने पर जोर दिया। आज के दौर में, जहां नॉलेज अक्सर पे वॉल्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या नेशनल इंटरेस्ट के पीछे बंद हो जाती है, क्या हम इन एंशिएंट मॉडल्स ऑफ ओपन कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज से कुछ सीख सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शायद इन प्राचीन विश्वविद्यालयों का सबसे बड़ा सबक यही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उसे दीवारों के पीछे बंद करने से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत में आए प्रमुख विदेशी यात्रियों यानी प्रोमिनेंट फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। मतलब भारत को किसी और की नजरों से देखना। बिल्कुल। ये ट्रैवलर्स एक तरह से उस जमाने के व्लॉगर्स या पत्रकार थे, जिनके लिखे हुए से हमें इतिहास का एक अलग ही पहलू पता चलता है। हाँ, जैसे आज हम किसी देश के बारे में जानने के लिए ट्रैवल शो देखते हैं, वैसे ही इन लोगों के लिखे हुए अकाउंट्स उस दौर की खिड़कियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यात्री से। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं मेगास्थनीज की। ये ग्रीस से थे और 302 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये कोई आम टूरिस्ट नहीं थे, ये सीरिया के सेल्यूकस निकेटर के राजदूत यानी एम्बेसडर थे। अच्छा। सोचिए उस समय की डिप्लोमेसी, कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, एक इंसान को पूरी जिम्मेदारी देकर दूसरे राजा के दरबार में भेजा जा रहा है। उन्होंने इनका नाम की एक किताब भी लिखी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्हें पहला विदेशी दूत भी माना जाता है। हाँ, और इंडिका आज भले ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन बाद के लेखकों ने इसके जो हिस्से कोट किए हैं, उनसे मौर्य साम्राज्य की भव्यता का पता चलता है। जैसे कि क्या-क्या लिखा उन्होंने? उनके प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में, और यहाँ तक कि पाटलिपुत्र शहर की बनावट का भी अंदाजा लगता है। ये एक तरह से भारत का पहला विदेशी रिव्यू था। मेगास्थनीज के बाद एक और ग्रीक यात्री आए थे,
डेमाकस, ये बिंदुसार के समय में थे। हाँ, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भारत पर बहुत विस्तार से लिखा था और इनके काम को भौगोलिक मामलों मतलब ज्योग्राफिकल मैटर्स में एक रेफरेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो एक तरह से ये उस जमाने के गूगल मैप्स थे। कह सकते हैं, लोगों को दुनिया कैसी दिखती है ये इन्हीं के लिखे से पता चलता था। अच्छा, अब आते हैं चीन के यात्रियों पर। इनमें पहले थे फाहियान, जो 405 एडी के आसपास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। और यहाँ एक बड़ा बदलाव है, ये राजदूत नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु थे। तो इनका मकसद राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। बिल्कुल, ये ज्ञान की खोज में आए थे। उन्होंने एक ट्रैवलॉग भी लिखा जिसका नाम था बौद्ध राज्यों का एक रिकॉर्ड या रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स। और सोचिए, उस जमाने में चीन से भारत तक का सफर पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करके, सिर्फ इसलिए कि वो बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों को पढ़ सकें और यहाँ के मठों को देख सकें। ये तो आज के स्पिरिचुअल टूरिज्म जैसा ही है, बस हजारों गुना ज्यादा मुश्किल। सही कहा। अगला नाम तो स्कूल की किताबों से ये सबको याद है, हुएनसांग। ये भी चीन से थे और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। हाँ, इनका असली नाम शुआनज़ांग था। इनका सफर तो एक एपिक एडवेंचर स्टोरी जैसा है। इनकी किताब सी यू की या पश्चिमी दुनिया का रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड उस समय के भारत के बारे में जानकारी का खजाना है। उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में ही नहीं लिखा, बल्कि उस समय के समाज, शिक्षा व्यवस्था और खासकर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बिल्कुल, उनका नालंदा का वर्णन पढ़ के ऐसा लगता है जैसे आप उस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ रहे हो। अच्छा। हाँ, कितने छात्र थे, क्या क्या पढ़ाया जाता था, माहौल कैसा था, सब कुछ बहुत डिटेल्ड अकाउंट है। एक और चीनी यात्री थे आइत्सिंग, जो हुएनत्सांग के कुछ समय बाद आए। ये भी एक बौद्ध भिक्षु थे। और इनकी लगन देखिए, इन्होंने नालंदा में 10 साल तक पढ़ाई की। 10 साल? ये तो पूरा पीएचडी प्रोग्राम हो गया। उससे भी ज्यादा। ये दिखाता है कि नालंदा उस वक्त दुनिया के लिए कितना बड़ा ज्ञान का केंद्र था। उन्होंने संस्कृत से बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो ये नॉलेज ट्रांसफर का एक बहुत बड़ा काम था। हाँ, जिसने बौद्ध धर्म को चीन में फैलाने में बहुत मदद की। अब हम अरब दुनिया की तरफ चलते हैं। 957 एडी में अरब से अल मसूदी आए। यहाँ से दृष्टिकोण बदलता है। ग्रीक और चीनी यात्रियों के बाद अब पश्चिम एशिया से कोई भारत को देख रहा है। उन्होंने अपनी किताब मुरूजुल ज़हब में भारत के बारे में बताया है, जो उस समय के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों पर रोशनी डालता है। अगला नाम है अल बेरूनी, जो पारस मतलब पर्शिया से महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल बिरूनी सिर्फ एक यात्री नहीं थे, वो एक विद्वान, एक वैज्ञानिक, एक शोधकर्ता थे। उनका दृष्टिकोण बहुत एनालिटिकल था। उनकी किताब तहकीक हिंद को भारत पर एक एनसाइक्लोपीडिक वर्क माना जाता है। इसमें धर्म, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित सब कुछ शामिल है। उन्होंने किताबुल हिंद भी लिखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ ये नहीं लिख रहे थे कि मैंने ये देखा, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये ऐसा क्यों है। मतलब डीप एनालिसिस कर रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने भारतीय समाज, यहाँ की जाति व्यवस्था, रीति रिवाजों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश की। उनका काम आज भी इतिहासकारों के लिए एक प्राइमरी सोर्स है। अब आते हैं यूरोप से इटली के मार्को पोलो। ये 13वीं सदी में काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी के समय दक्षिण भारत पहुंचे थे। ये दिलचस्प है कि वो दिल्ली सल्तनत की बजाय दक्षिण भारत गए। ये दिखाता है कि उस समय दक्षिण के राज्य भी कितने महत्वपूर्ण और समृद्ध थे। उनकी किताब द बुक ऑफ सर मार्को पोलो में भारत के आर्थिक इतिहास यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ है। बिल्कुल, उन्होंने यहाँ के बंदरगाहों, व्यापार, मसालों और धन दौलत का जिक्र किया है, जिसने यूरोप के लोगों में भारत को लेकर और भी उत्सुकता जगाई। और अब आते हैं मोरक्को से आए इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में थे। अरे, इन्हें तो इतिहास का सबसे बड़ा घुमक्कड़ कहा जा सकता है। इनका सफरनामा रेहला कहलाता है। तुगलक ने तो इन्हें दिल्ली का काजी भी बना दिया था ना? हाँ, बिल्कुल। और रेहाला में उन्होंने तुगलक वंश और उस समय की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। क्या कुछ खास बातें हैं उनके अकाउंट में? हाँ, उनका वर्णन बहुत जीवंत है। दिल्ली शहर कैसा था, डाक व्यवस्था कैसे काम करती थी, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ तक के पान खाने की आदत का भी जिक्र किया है। अच्छा। उनके लिखे को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे आप 14वीं शताब्दी की दिल्ली की गलियों में घूम रहे हों। अब बात करते हैं उन यात्रियों की जो खास तौर पर विजयनगर साम्राज्य आए।
पहले थे इटली से निकोलो कॉन्टी। और कॉन्टी ने एक बहुत ही मशहूर बात कही थी। उन्होंने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी या इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा था। वाह, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि इतालवी की तरह ही तेलुगु के शब्द भी वॉवल्स पर खत्म होते हैं, जिससे भाषा में एक संगीत जैसी मधुरता आती है। ये तो उस भाषा और संस्कृति के लिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल। फिर फारस से अब्दुल रज़ाक आए, जो देवराय द्वितीय के समय में थे। ये शाहरुख मतलब तैमूर वंश के शासक के राजदूत थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की भव्यता, उसके किले, बाजारों और राजा की शानो शौकत का बहुत विस्तृत वर्णन किया है। और फिर पुर्तगाल से डोमिंगो पेज भी आए, जो महान राजा श्री कृष्णदेवराय के दरबार में थे। पेस का वर्णन तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को समझने के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने राजा के व्यक्तित्व, उनके शासन करने के तरीके और उस समय के विजयनगर शहर, जिसे वो रोम जितना बड़ा बताते हैं, के बारे में लिखा है। एक रूसी यात्री भी थे, अथानसियस निकितिन, जो बहमनी सल्तनत में आए थे। हाँ, ये दिखाता है कि भारत के संबंध सिर्फ पश्चिम एशिया या यूरोप तक ही सीमित नहीं थे। निकितिन ने मोहम्मद तृतीय के शासन में बहमनी राज्य में आम लोगों की जीवन शैली के बारे में लिखा है। और अब हम मुगल काल में पहुंचते हैं। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के 2 राजदूत आए, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो। यहाँ से कहानी बदल रही है। ये लोग अब सिर्फ देखने या ज्ञान लेने नहीं आए थे। इनका मकसद अलग था। हाँ, ये व्यापारिक रियायतें यानी ट्रेड कंसेशंस लेने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी जा रही थी। इनके अकाउंट्स में एक राजनीतिक और आर्थिक एजेंडा साफ दिखता है। और आखिर में पीटर मुंडी, जो इटली से शाहजहां के समय में आए थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य में आम लोगों के जीवन स्तर का लेखा जोखा दिया। एक तरफ ताजमहल बन रहा था और दूसरी तरफ आम जनता की जिंदगी कैसी थी, इसकी एक झलक हमें पीटर मुंडी के लिखे से मिलती है। तो ये थे कुछ प्रमुख यात्री जिनकी आंखों से हमने भारत के अतीत के अलग अलग दौर को देखा। हाँ, और हर किसी का नजरिया, हर किसी का मकसद अलग था। और इन सबको मिला के ही इतिहास की पूरी तस्वीर बनती है। बिल्कुल। किसी ने यहाँ की आध्यात्मिकता को देखा, किसी ने दौलत को, किसी ने ज्ञान को, तो किसी ने व्यापार के मौकों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम विदेश में भारतीय खेल और स्पोर्ट्स पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। क्योंकि अक्सर हम ये खेल खेलते तो हैं, पर हमें पता नहीं होता कि इनकी जड़ें भारत में हैं। सही बात है। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये भारत की सोच, उसके दर्शन और इतिहास का वो हिस्सा है जो पूरी दुनिया में फैला है। सही कहा। लिस्ट देखकर तो मैं भी हैरान था। चेस, सांप सीढ़ी, पोलो, यहाँ तक कि जूडो और कराटे जैसे मार्शल आर्ट्स भी। हाँ, इन सब का ओरिजिन कहीं ना कहीं प्राचीन भारत से जुड़ा है। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं हम सबके बचपन के पसंदीदा खेल की, सांप सीढ़ी। हाँ। लेकिन इसका असली नाम और इसका मकसद जानकर किसी को भी हैरानी होगी। हाँ, इसे 13वीं सदी के कवि संत ज्ञानदेव ने बनाया था और इसका नाम था मोक्षपट। मोक्षपट जी। यहाँ पर जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो है इसका कॉन्सेप्ट। ये खेल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि बच्चों को नैतिकता सिखाने के लिए बनाया गया था। अच्छा। इसमें जो सीढ़ियां हैं, लैडर्स, वो वर्च्यूज यानी अच्छे कर्मों को रिप्रेजेंट करती थी, जैसे ईमानदारी, दया। बिल्कुल। और जो सांप थे, स्नेक्स, वो वाइसेस यानी बुरे कर्मों का प्रतीक थे, जैसे गुस्सा, लालच। अरे वाह, मतलब अगर आप अच्छा काम करते हैं तो सीढ़ी चढ़कर जल्दी ऊपर पहुंचते हैं, और अगर कोई बुरा काम किया तो सांप आपको काट कर वापस नीचे ले आता है। एग्जैक्टली। ये तो कर्मा की पूरी थ्योरी एक बोर्ड गेम में समझा दी गई। हाँ। हम तो बस 99 नंबर पर सांप के काटने से दुखी होते थे, ये नहीं पता था कि वो किसी वाइस का सिंबल है। बिल्कुल। और इसका अंतिम लक्ष्य 100 स्क्वायर, वो होता था मोक्ष या स्वर्ग। ओ। ये खेल कौड़ियों और पासे से खेला जाता था। इसका कोर मैसेज था कि अच्छे कर्म आपको स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म आपको पुनर्जन्म यानी साइकिल ऑफ रीबर्थ के चक्र में फंसा देते हैं। सही। समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए, पर इसका जो मूल अर्थ था वो यही रहा। अब आते हैं उस खेल पर जिसे दिमाग वालों का खेल कहा जाता है, चेस, शतरंज। सोर्सेस के अनुसार इसका जन्म पूर्वी भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हुआ था और तब इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। इसका जिक्र तो महाभारत में भी मिलता है। चतुरंग नाम ही अपने आप में इसकी कहानी बताता है। इसका मतलब है 4 अंग। 4 अंग यानी सेना के 4 अंग। पैदल सैनिक जिन्हें हम पॉन्स कहते हैं, घुड़सवार नाइट्स, हाथी बिशप्स
और रथ रूक्स। और राजा और वजीर तो हैं ही। बिल्कुल। ये असल में प्राचीन भारतीय युद्ध नीति, मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक सिमुलेशन है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राजकुमारों को रणनीति, धैर्य और दूरदर्शिता सिखाने का एक टूल था। सही। आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग चेस की एनालॉजीज देते हैं। कि कैसे अपने रिसोर्सेज को सही से मैनेज करना है और अपोनेंट की अगली चाल को पहले ही भांप लेना है। बिल्कुल सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे एक बोर्ड गेम पावर स्ट्रक्चर और डिसीजन मेकिंग की गहरी समझ दे सकता है। और इसका सफर भारत से निकलकर ये खेल पर्शिया गया, फिर अरब और वहां से यूरोप पहुंचा। अच्छा। यूरोप में जाके इसके नियम थोड़े बदले, लेकिन इसका जो कोर एसेंस है वो आज भी चतुरंग वाला ही है। चलिए अब थोड़े फिजिकल गेम की बात करते हैं। खो खो। स्कूल के दिन याद आ गए। हम सब ने स्कूल में खेला है। इसका ओरिजिन भी प्राचीन काल में महाराष्ट्र में हुआ था, पर तब इसका रूप बिल्कुल अलग था। हाँ, इसे रथ या चैरिट्स पर खेला जाता था और इसका नाम रथेरा था। रथों पर? ये तो सोचना भी मुश्किल है। ये एवोल्यूशन बहुत दिलचस्प है। एक खेल जो रथों पर शुरू हुआ वो आज जमीन पर दौड़ने और फुर्ती का खेल बन गया है। सही कहा। ये दिखाता है कि खेल समाज और तकनीक के साथ कैसे अडैप्ट होते हैं। और आज खो खो सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि कई दूसरे देशों में भी खेला जाता है। जी। और अब बात करते हैं ताश के पत्तों की। सोर्स बताता है कि भारत ने सूट्स वाला कार्ड गेम इन्वेंट किया था। इसका एक प्राचीन नाम क्रीड़ा पत्रम भी है। हाँ, जिसका मतलब है खेलने के लिए रंगे हुए चिथड़े। पेंटेड रैग्स फॉर प्लेइंग। ये नाम पेंटेड रैग्स इसकी हम्बल बिगिनिंग्स को दिखाता है। मतलब शायद हाथ से बने कपड़े के टुकड़ों पर चित्र बनाकर ये खेल शुरू हुआ होगा। और सोचिए, वो पेंटेड रैग्स आज पूरी दुनिया में पोकर, ब्रिज और न जाने कितने खेलों का आधार हैं। बिल्कुल। दिवाली की ताश पार्टियों से लेकर लंबी ट्रेन यात्राओं तक ये हमारी सोशल लाइफ का हिस्सा है। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत में जन्मे खेल सिर्फ खेल नहीं थे। सांप सीढ़ी नैतिकता सिखा रही थी, चतुरंग युद्ध नीति, खो खो टीम वर्क सिखा रहा था। ये हमारी संस्कृति के वो साइलेंट एम्बेसडर्स हैं जो बिना किसी भाषा के पूरी दुनिया में फैल गए और आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। और इन सब खेलों में एक कॉमन थ्रेड है। क्या? ये सब किसी न किसी ह्यूमन वैल्यू को एक्सप्लोर करते हैं। कर्म, रणनीति, टीम वर्क, अनुशासन। सही। शायद इसीलिए ये खेल हजारों साल बाद भी रेलेवेंट है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये इंसान होने के अनुभव को समझने के तरीके हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत गहरा विचार है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारे प्राचीन खेल नैतिकता और रणनीति सिखाने के लिए डिजाइन किए गए थे, तो आज के सबसे पॉपुलर वीडियो गेम्स, चाहे वो कैंडी क्रश हो या कॉल ऑफ ड्यूटी, वो हमें अनजाने में क्या सिखा रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया के चैप्टर 24 इंडियन कल्चर अब्रॉड पर हमारी आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।